हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, 3 प्राथमिक नियम और 5 गौण नियम। हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम का वक्र या पठार। अधिगम का वक्र क्या होता है और पठार क्या होता है। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जब कोई चीज़ लर्न करते हैं, तो क्या हर समय हम उतनी ही क्वांटिटी लर्न करते हैं? मतलब जो हमारे जो हम चीज़ें सीखते हैं, क्या समय के अनुसार वो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं? क्या उतनी ही मात्रा में हम हमेशा सीखते रहते हैं, या तो जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ की प्रैक्टिस 1 घंटे कर रहे हैं, अगर हम मैथ 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या जो दूसरा फिर आवर है, तीसरा आवर है, क्या हम इक्वल क्वांटिटी गेन करेंगे? क्या हम बराबर सीखेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। जो अधिगम होता है वो समय के साथ जो सीखने की मात्रा होती है वो घटती रहती है। जो हम सीखते हैं वो हमेशा हम एक ही जैसा नहीं सीखते हैं, एक ही तरह से नहीं सीखते। जो उसकी मात्रा होती है सीखने की वो घटती रहती है, बढ़ती रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीखना ही नहीं चाहते, कभी कभी वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जो अधिगम का वक्र है वो ये दर्शाता है कि जितना हम सीख रहे हैं, मतलब जो सीखने की मात्रा है उसका जितना हम प्रयास कर रहे हैं, या तो जितना समय है उस समय में हम कितना अधिगम करते हैं। तो इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं, जो चित्रांकित करते हैं, इसके संबंध को, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे ही हम अधिगम का वक्र कहते हैं। अधिगम का जो वक्र है वह सीखने की मात्रा में गति, उन्नति या अवनति को दर्शाता है। मतलब हम समय के साथ हम कितना सीख रहे हैं, हमारी सीखने की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, या तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या तो गति धीमी हो रही है, गति तेज हो रही है। इसमें जो हम दर्शाते हैं चित्र के द्वारा वो होता है अधिगम का वक्र। वो यह दिखाता है कि जो अधिगम वक्र के समय के साथ सीखने में होने वाली सफलता या असफलता का ज्ञान होता है। अब इसके हम कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज पर विवरण है। गेट्स एवं अन्य ने कहा है अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में उन्नति, गति और प्रगति का बोध कराता है। तो अब हम अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अधिगम वक्र है वो 4 प्रकार का होता है। सरल रेखीय वक्र, इसको कहते हैं समान उपलब्धि वक्र या रेखीय त्वरण वक्र। उन्नतोदर वक्र, जिसको हम कन्वेक्स कर्व कहते हैं, घटनशील वक्र कहते हैं, और नकारात्मक गति का वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र, कॉनकेव कर्व, वर्धनशील वक्र और सकारात्मक गति वक्र या तो धनात्मक वक्र कह सकते हैं। मिश्रित वक्र जो है वो उन्नतोदर और नतोदर दोनों का मिक्स करके जो वक्र बनता है वो मिश्रित वक्र होता है। इसे एस प्रकार का वक्र कहते हैं, क्योंकि जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो डिज़ाइन आता है वो एस तरह का आता है, इस वजह से। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है, अतः इस प्रकार के अधिगम को सरल रेखीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सीखने की गति है और ये अभ्यास या समय, मतलब समय के साथ हम कितना सीख रहे हैं, या तो कितना अभ्यास करने पे हमारे सीखने की गति में क्या परिवर्तन हो रहा है। फिर दूसरा है उन्नतोदर वक्र, जिसको हम कॉन्वेक्स वक्र भी कहते हैं। तो इस वक्र में समय तथा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। अंत में जो वक्र होता है एक पठार के रूप में हो जाता है, जो ये दर्शाता है, जैसे अब देखिए इसके आगे क्या हो रहा है, अब ये पठार बन गया। तो जो ये दर्शाता है कि ये सीखने, अगर हम जितना भी प्रयास करें फिर भी सीखने की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वक्र को घटनशील उपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अथवा नकारात्मक गति वक्र, नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहा जाता है। प्रायः अधिगम के उन्नतोदर वक्र ही होते हैं। मतलब जो जनरली हम पाते हैं वो अधिगम का
उन्नतोदर वक्र ही पाते हैं। इसको नेगेटिव लर्निंग भी कहते हैं कि जो समय पर होता है, जैसे स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ सीखते हैं तो बहुत फास्ट सीखने का मतलब हमारी जो इच्छा होती है बहुत ही ज़्यादा, हम उसमें रुचि लेते हैं। फिर धीरे धीरे होती है उसमें रुचि हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जब कम होगी तो हम सीखने की मात्रा भी कम होगी। तो इस वजह से पहले क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है, सीखने की मात्रा। फिर उसके बाद पठारा जाता है। तो जो नॉर्मल होता है, अगर हम नॉर्मल बोले तो वो नेगेटिव लर्निंग होता है, मतलब उन्नतोदर वक्र ही प्रायः बनता है। अब हम पढ़ेंगे नतोदर अधिगम वक्र। इस प्रकार के अधिगम वक्र के आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, उसके पश्चात सीखने की गति में तीव्र परिवर्तन होना शुरू होता है, वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। सीखने के इस प्रकार के वक्र को नतोदर वक्र कहते हैं। इसको कहेंगे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वर्धनशील उपलब्धि वक्र या सकारात्मक गति वक्र भी कहा जाता है। ये है पॉजिटिव लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अधिगम वक्र। इस प्रकार के मिश्रित अधिगम वक्र में उन्नतोदर व नतोदर दोनों प्रकार के अधिगम वक्र की तरह अधिगम होता है। अर्थात इस प्रकार के अधिगम वक्र में शुरुआत में अधिगम की गति तीव्र या मंद और अंत में भी अधिगम की गति मंद या तीव्र दोनों तरह से हो सकती है। इस प्रकार का अधिगम वक्र मिश्रित वक्र कहलाता है। यह वक्र उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। तो प्रारंभ तथा अंत में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती है, जबकि बीच के प्रयासों में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा अधिक होती है। तो इससे क्या हुआ कि जो दोनों का ये मिक्सअप है, मतलब अधिगम जो है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इस वजह से इसको मिश्रित वक्र कहते हैं। तो जो अधिगम वक्र का प्रारंभिक भाग अधिगम की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। जब अधिगमकर्ता अधिगम के लिए तैयार रहता है तो वह वक्र तेजी से ऊपर उठता है, अथवा अधिगम प्रक्रिया में कठिनाई के कारण वक्र का प्रारंभिक भाग कम उठता प्रतीत होता है। तो अब हम पढ़ेंगे जब हम अधिगम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव किन कारणों से आता है। जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, कभी कभी हम कम सीख लेते हैं, कम सीखते हैं, कभी कभी हम नहीं सीख पाते। तो उसका क्या कारण होता है। जैसे एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी होता है हम किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब हम उस तब अधिगम करेंगे तो वो अधिगम हम बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत तेज़ी से करते हैं। तत्परता, सीखने के लिए अगर इंसान तत्पर है तो वो उसे अच्छा वो चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा और जल्दी ग्रैस्प करेगा उन सब चीज़ों को, और सीखने के लिए उत्साहित रहेगा तो वो जल्दी सीखेगा। प्रेरणा भी वही है कि अगर हम प्रेरित रहेंगे तो जल्दी सीखेंगे, तो जो सीखने की गति वो तेज रहेगी। अनुकूलन भी है कि हम थकान से क्या होगा, सीखने की गति धीमी होगी। अभ्यास करने से सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ता है। प्रोत्साहन से भी सीखने की गति बढ़ती है। सीखने के वक्र की विशेषताएं। उन्नति की गति समान नहीं होती है, मतलब जो सीखने की गति होती है वो हमेशा एक ही मात्रा में नहीं उन्नति करती है, उसका जो उन्नति होता है वो समान नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था की तुलना में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो कोई भी अगर हम सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी नई चीज़, तो जो सीखने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बाद में वह क्या होता है, धीमी हो जाती है। प्रारंभ में गति तीव्र होती है, पर यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, पर सीखने की प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है। हम पढ़ेंगे वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो बन रहा है, जैसे जो सीखने की मात्रा है उसका अभ्यास या समय के साथ किस तरह से सीखने की मात्रा इंक्रीज हो रही है या तो कम हो रही है उसकी गति, या तो गति बढ़ रही है। तो पूर्वानुभव, अभ्यास, सरल से कठिन की ओर, कौशल, उत्साह एवं रुचि, इन पांचों चीज़ों से हम ये देखते हैं कि जो अधिगम है, जो हम सीखते हैं उस पे बहुत असर पड़ता है इसका। अगर हम पूर्वानुभाव है हमारे अंदर, मतलब हम पहले से उस चीज़ का अनुभव किए हैं, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। अभ्यास भी हम कर रहे हैं तो इससे सीखने की मात्रा बढ़ेगी। सरल से कठिन की ओर, किसी भी चीज़ को अगर हम नए टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पहले हमें सरल चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर हम पहले ही कठिन चीज़ बनाएंगे तो बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा तो। कौशल,
उसमें क्या, अगर आप अच्छे कौशल के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर आप कौशल से परिपूर्ण हैं तो बच्चों को पढ़ाना आसान है और उन्हें वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, तब वो ज़्यादा सीखेंगे। उत्साह भी बच्चों के अंदर रहेगा, रुचि भी रहेगी, तो जो सीखने की मात्रा है वो प्रभावित होगी, सीखने की मात्रा की गति तेज होगी। अधिगम के पठार, जब सीखने में उन्नति व अवनति का बोध नहीं होता तो पठार कहा जाता है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखते वक्त कुछ बाद में ऐसा होता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब हम सीख ही नहीं पाते। लाख कोशिश करते हैं हम सीखने की, लेकिन हम नहीं सीख पाते हैं। तो नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। मतलब ना ही सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है ना कमी होती है, वो कांस्टेंट हो जाता है, तब वो पठार होता है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। स्किनर महोदय ने कहा था अधिगम पठार वह स्थिति है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता है। रैक्स व नाइट ने कहा था सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। सोरेनसन ने कहा था सीखने की अवधि में पठार कुछ दिनों, सप्ताहों या कुछ महीनों तक रहते हैं। पठार सीखने की अवस्था को जिनमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई देती, तो इसे हम पठार कहते हैं। जो प्रत्येक वक्र होता है वो 4 भागों में बढ़ते हैं। मतलब जो हम सीखते हैं, जो सीखने की गति होती है, सीखने की जो मात्रा है, समय के अनुसार उस मात्रा को हम 4 भागों में बांटते हैं जो हमें कर्व प्राप्त होता है। पहला है प्रारंभिक स्फुरण, मध्य स्फुरण, पठार और अंतिम स्फुरण, जिसको हम कहते हैं शारीरिक सीमा, या इसी को हम कह सकते हैं मनोशारीरिक सीमा। तो पहला है प्रारंभिक स्फुरण। प्रारंभिक स्फुरण को प्रारंभिक त्वरण भी कहा जाता है। पाठ को सीखना प्रारंभ करते समय व्यक्ति में प्रेरणा एवं उत्साह अधिक होता है, जिसके कारण वह तेजी से सीखता है। इसी कारण वक्र तेजी से ऊपर उठता है। जैसे हम ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रारंभिक स्फुरण है। इसमें क्या है, कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं मध्य स्फुरण में। मिडिल स्पॉट, थोड़े समय के बाद व्यक्ति में निरस्ता आने लगती है, किंतु बीच बीच में वह सजग होने का प्रयास भी करता है। अतः अधिगम वक्र में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मतलब क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो उस चीज़ को सीखते हैं, तो जिस वजह से जो हमारी सीखने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है कि हम बोर होने लगते हैं, निरस्ता आने लगती है, तो जो सीखने की गति है वो कम होने लगती है। फिर थोड़ा थोड़ा सजग होने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, तो इससे काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। ये है मध्य स्फुरण, ये दूसरा है मध्य स्फुरण है। फिर उसके बाद पठार, सीखने की प्रक्रिया में जब काफ़ी प्रयास के बावजूद भी सीखने में न्यून प्रगति होती है तो उसे पठार कहते हैं। एक ही वक्र में एक से अधिक अधिगम पठार हो सकते हैं। ठीक है, निरस्ता, उत्साह में कमी एवं पूर्व अधिगम से सीखने में मदद प्राप्त न होना इसके कारण है। जैसे यहाँ पे भी पठार था, ये जो है ये भी पठार है, ये भी पठार है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर पठार है, और यहाँ पे भी क्या है, अब इसके बाद पठार आ जाता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं शारीरिक सीमा। जो अंतिम स्फुरण होता है उसको शारीरिक सीमा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूरे मनोयोग से कार्य संपादित करना चाहता है, जिसके कारण सीखने की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इसे अंतिम स्फुरण या अंतिम त्वरण भी कहते हैं। परंतु यह स्थिति व्यक्ति की शारीरिक सीमा का द्योतक भी होती है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक सीमा से अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे अब हम इस डायग्राम में फिर से देखते हैं कि पहला क्या है कि प्रारंभिक जब चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। तो सीखने की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें सीखने की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, फिर मध्य स्फुरण में क्या होता है, धीरे धीरे हम बोर हो जाते हैं, तो निरस्ता आने लगती है। ठीक है, जब निरस्ता आती है तो हम नहीं सीखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा सजग होते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, निरस्ता। तो ये भी क्या बन रहा है, ये पठार बन रहा है। फिर उसके बाद होता है क्या है, जैसे अगर हमें उस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, अगर हम एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाहे हम जितना भी बोर होंगे, लेकिन लास्ट में हम सोचेंगे नहीं इस चीज़ को हमें तैयार करना है। तब क्या होगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये करो थोड़ा इंक्रीज होगा, तो जो इसको कहते हैं
इसी में है पठार, तो ये आ गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि एक शारीरिक सीमा आती है, अंतिम स्फुरण आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक सीमा से ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, तो वहीं पर जो उसकी सीखने की मात्रा है वो खत्म हो जाती है। तो ये था जो अधिगम वक्र है, उसमें उसको 4 भागों में किसी भी वक्र को बांटा जाता है। प्रारंभिक स्फुरण, मध्य स्फुरण, पठार और अंतिम स्फुरण, जिसको शारीरिक सीमा या मनोशारीरिक सीमा कहते हैं। पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। विषय रुचि का अभाव, मतलब जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें हमें रुचि नहीं है, अगर हम थकान है तब भी नहीं सीख पाएंगे। मानसिक अस्वस्थता, सीखने की अनुचित विधि, अभ्यास का अभाव, उपयुक्तता न होना, आवश्यकता के अनुरूप नहीं, कार्य की जटिलता, मनोशारीरिक दशा, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना, व्यवधान व प्रेरणा का अभाव, नकारात्मक कारक जैसे आलस हो गया, ध्यान भंग, उत्साहहीनता, ज्ञान का अभाव, ये है पठार के कारण। पठार का निराकरण क्या है? सीखने के समय का वितरण करना है, मतलब हमें एक ही टाइम पे हर चीज़ नहीं सीखना है, हमें टाइम डिवाइड करना है कि हमें इस टॉपिक को 1 घंटे पढ़ना है, फिर इसके बाद पढ़ना है, तो एक हमें उसके लिए समय का डिवाइड कर देना चाहिए। हमें तुरंत इकट्ठे नहीं किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए। उत्साह के साथ सीखना, पाठ्य सामग्री का संगठन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, प्रेरणा तथा उद्दीपन, विश्राम, अच्छी आदतें, ये सब है पठार को दूर करने के कारण।